व्हाट्सएप लो। तुम्हें जो पीपीटी दी गई थी उसके बारे में बोलना शुरू करो। यहाँ से पेंट ब्रश से तुम पेंट भी कर सकते हो। चलो करो शुरू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक सिंह बिष्टे है और मैं कक्षा 11 में गणित का छात्र हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम्मिश्र संख्या से। थोड़ा थोड़ा सम्मिश्र संख्या जेड बराबर ए माइनस ए प्लस आई एन के रूप में होता है, आई बी के रूप में होता है, जहाँ ए और ए वास्तविक भाग कहलाता है और मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के रूप से भी दर्शाते हैं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है बीच में पूछ सकता है भाई। हाँ चलो। जैसे यहाँ पे उदाहरण कट। यहाँ पर उदाहरण दिया है हमें, जेड जेड बराबर 2 प्लस i5। तो इसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है। तो इन दोनों के योग से अब सम्मिश्र संख्या बनती है। जैसे जेड यहाँ पे सम्मिश्र संख्या इसमें तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या को हम कहेंगे जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप में होता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। इसमें सर्वप्रथम आता है हमारा संवरक नियम। संवरक नियम में ये होता है कि जेड 1 प्लस जेड 2 को जोड़ें तो एक सम्मिश्र संख्या होगी हमारे पास। पीछे वालों को सुनाई दे रहा भाई? कुछ पूछना है? कुछ गलत लग रहा है तो पूछना है। दूसरा टॉपिक है हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है। इसमें जेड 1 प्लस जेड 2 करो या जेड 2 प्लस जेड 1 करो, वो एक सम्मिश्र संख्या ही आएगी। अच्छा। तीसरा तो है अगर हम Z1 गुणा Z2 बराबर Z2 गुणा Z1 कर दें, सब वही सम्मिश्र संख्या। वो भी क्रम विनिमय नियम ही होगा। ये सर फर्क नहीं है दोनों में? सर, ये गुणा है, ये योग है, वो गुणा है, ये योग है। साहचर्य नियम में ये होता है कि अगर हम Z1 Z2 Z3 के लिए अगर Z1 प्लस Z3 करें या Z1 प्लस ये कॉमा Z2 प्लस Z3 करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो बराबर है। और चौथा टॉपिक आता है हमारा योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसमें लिखा है सम्मिश्र संख्या 0 प्लस जीरो के द्वारा दर्शाया जाता है। योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या जेड प्लस 0 बराबर जेड। मतलब इसमें यह होता है कि जेड रियल पार्ट जेड, इसमें अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ें तो इसका योग 0 आना चाहिए। योगात्मक तत्समक में मैं जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए 1 प्लस कितना जोड़ें कि हमारा 0 आए। तो यहाँ पर हम -1 करेंगे, ये हमारा योगात्मक तत्समक के रूप में आ गया। -1 आई, -1 प्लस 0 आई। चलो गौरव रावत जाओ। पर्सनल में भेजा था ग्रुप में तुमने? ग्रुप में
आजा, बैठ जा। ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है। लो जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और जोर जोर की थोड़ा। आज हम शुरू करने वाले हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब हम यहाँ पर √-4 रखते हैं तो इसका मान हमको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमको इस समस्या को हल करने के लिए हमको सम्मिश्र संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस -4 को √-1 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ये इंटू है, तो जैसे यहाँ पर जो ये 4 है तो यह अंडर से बाहर आकर 2 हो जाएगा और अंदर रह जाएगा -1। और तो इस √-1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो आयोटा से डिनोट करते हैं तो इस जो ये आई है इसे हम आयोटा कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं को हम a+ib की z बराबर a+ib के रूप में लिखते हैं, जिसमें जो a है वो इसका वास्तविक भाग या रियल पार्ट है, और जो इसका i इंटू b, जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ये i के साथ है, और i का मान √-1 होता है। तो जैसे कि उदाहरण है 2 + 3i, तो इसमें हम जो 2 है वो हमारा वास्तविक भाग है और 3 हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा, इसके बाद यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, इसमें सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, इसके कुछ भाग हैं। सब ध्यान से सुनते रहो। जिसमें पहला है संवरक। पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हें बाद में भेजी जाएगी, तुम खुद देखना फिर हमें कितने नंबर मिलने चाहिए। संवरक नियम। तो संवरक नियम में ये होता है कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करने पर हमको एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। z1 इंटू z2 बराबर एक सम्मिश्र संख्या ही हमको प्राप्त होगी। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। तो हम जैसे किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याएं जैसे z1 इंटू z2 करेंगे तो उसे हम z2 इंटू z1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है साहचर्य नियम। किन्हीं 3 सम्मिश्र संख्याओं के लिए z1, z2 एंड z3, इसके लिए हम इनका गुणन करेंगे तो हम z1 इंटू z2 की गुणा पूरे z3 करेंगे, बराबर हम इसको लिख सकते हैं z1 z2 इंटू z3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा है गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। ये इसका चौथा नियम है। तो इसमें हम किसी सम्मिश्र संख्या को उस संख्या से गुणा करते हैं कि वह सम्मिश्र संख्या ही आ जाए। तो इसके लिए हम अगर z इंटू 1 करेंगे तो हमें z या फिर सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम उस 1 को 1 प्लस आयोटा 0 भी लिख सकते हैं, तो वह उसका गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पांचवी हमारी जो नियम है उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। यह है अगर हम किसी सम्मिश्र संख्या को उस संख्या से गुणा कर दें कि 1 हमारा आंसर आ जाए, तो उसके लिए हम z इंटू 1/z करते हैं, और 1/z इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। मतलब z1 से अगर इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसके बाद है हमारा बंटन नियम। बंटन नियम में हम z1 z2 प्लस z3
बराबर के इसका आंसर जो आएगा वो सिंपल गुणा जैसी होती है वैसे हम करेंगे इसको। Z1 Z2 प्लस Z3 ये यहाँ पर लिखा है Z1 इंटू Z1 प्लस Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 एंड Z3। इसको हम इस प्रकार से गुणा में लिख सकते हैं। दूसरा जो ये दूसरा है इसमें 3 बाहर है और जब 3 बाहर होगा तो Z जिसे सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही इसकी भी गुणा हो जाएगी। संवरक सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित में भी सेम टू सेम जैसे गुणन में था वैसे ही इसके बीजगणित में आएगा। जैसे फर्स्ट नियम है संवरक नियम। अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल करते हैं तो हमको सम्मिश्र संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे Z1 प्लस Z2 बराबर हमको एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी यहाँ पर जो नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 एंड Z1। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर हम आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे Z1 एंड Z2 किसी बच्चे को कुछ बराबर पूछना है Z2 जितना इसने पढ़ाया? प्लस Z1। पूछना है किसी को? चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कौन है भाई? तो आज का हमारा जो टॉपिक है जोर से, थोड़ा जोर से। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याएं जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के संयोजन से सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। जैसे किसी को कुछ पूछना Z होगा इज पूछ इक्वल टू सकते हैं। A प्लस आयोटा B है। तो यहाँ पे जो A है वो हमारा सिर्फ यहाँ पे अच्छा। तो जैसे हमारा A है वो हमारे यहाँ पे रियल पार्ट। इससे चलाओ, अब चलाओ फिर से। हाँ। तो जैसे हमारा Z प्लस A I B है, यहाँ पे जो I है उसे हम आयोटा कहते हैं और इसका जो मान आयोटा कहते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है -1 आयोटा का मान -1 होता है? +1। और यहाँ पे जो A है वो +1 हमारा होता है। क्या होता है मान? चलो 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 थोड़ा आगे बढ़ो। जो A है वो हमारा रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग कहलाता है और जो आयोटा B है वो हमारा काल्पनिक भाग कहलाता है। दीपक गेट बंद कर दे, आवाज आ रही है। और फिर यहाँ पे हमारे आती है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे पहले आती है टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। इसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, जैसे दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 हैं, तो अगर इनका योग करेंगे तो ये एक सम्मिश्र संख्या के बराबर आएगी, Z के बराबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक नियम। तो इसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे अभी बताया मैंने कि Z1 और Z2 का योग Z के बराबर होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें Z1 और Z2 के लिए अगर हम Z1 प्लस Z2 करेंगे या Z2 प्लस Z1 करेंगे तो इनका मान इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आती है साहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 और Z3 के लिए अगर Z1 और Z2 प्लस Z3 करें या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें तो इनका मान Z के बराबर होगा यानी सम्मिश्र संख्या के बराबर होगा। चौथा आता है योगात्मक तत्समक यानी एडिटिव इनवर्स। यदि तत्समक को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी यदि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस तुम नहीं पूछ रहे पीछे वाले कुछ आयोटा क्वेश्चन? 0 हो, ऐसी संख्या है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z के लिए Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z होगी। यहाँ पे मतलब हमें Z सम्मिश्र संख्या के साथ ऐसी संख्या का योग करना है कि आंसर हमारा सम्मिश्र संख्या आए।
तो जेड के साथ हम ज़ीरो ही अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जेड ही आएगा। 5वीं है इसमें योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स। यदि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एक सम्मिश्र संख्या है तो इसमें प्रतिलोम इनका विलोम हो जाएगा एक साइड से, माइनस जेड का हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू ए होगा माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी। ये जेड का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं इसे। फिर आता है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी पहला नियम है संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि Z1 a प्लस आयोटा b और Z2 c प्लस आयोटा d हैं तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 a प्लस आयोटा b की c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई करने पर ac प्लस आयोटा कॉमन आएगा, bc प्लस ad प्लस फिर आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे -1 और bd, फिर यहाँ पे आ जाएगा ac माइनस bd प्लस आयोटा कॉमन था माइनस bc प्लस ad। सेकंड है क्रम विनिमय। यदि Z1 एक a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है और Z2 भी एक c प्लस आयोटा d दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Z2 और Z1 के बराबर आएगी। तीसरी है साहचर्य नियम। यदि Z1 a प्लस आयोटा b है, Z2 c प्लस आयोटा d है और Z3 e प्लस आयोटा f तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो Z1 की Z2 और Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या Z3 की Z1 और Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर होगा वो सेम होगा दोनों का। चौथी है गुणात्मक तत्समक नियम। यदि सम्मिश्र संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें कि आंसर जो है सम्मिश्र संख्याएं आए तो जैसे हमने Z की मल्टीप्लाई a के साथ की तो आंसर Z ही आएगा, तो इसे जो है Z का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। उसके बाद है गुणात्मक प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्या Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के लिए एक सम्मिश्र संख्या a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। जैसे अगर Z इंटू 1 करेंगे तो Z इंटू 1 अपॉन Z करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगी और यहाँ पे Z 1 अपॉन Z को Z की पावर -1 भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग। सम्मिश्र संख्या जैसे Z1 और Z2 के लिए इनका भाग Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और इनके भाग के लिए Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा। कंप्लीट, ठीक है, जा सकते हैं। तो गौरव भाई क्या सोचा तुमने? मेरा नाम गौरव रावत और आज हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण। तो आज पहला सबसे सर्वप्रथम सम्मिश्र संख्या की परिभाषा। सम्मिश्र संख्या Z बराबर a प्लस IB के लिए Z a वास्तविक भाग कहलाता है जो रियल पार्ट होता है और b काल्पनिक भाग कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे उदाहरण है Z बराबर 2 प्लस I5, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 2 होगा तथा रियल पार्ट 2 होगा तथा इमेजिनरी पार्ट 5 होगा। इस जो यदि a बराबर c होगा और b बराबर d होगा। और इसके बाद इसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित है जिसमें पहला है सम्मिश्र संख्याओं का योग। इसमें पहला नियम है संवरक नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल Z1 तथा माना कोई सम्मिश्र संख्या Z तथा Z2 है, उसके लिए Z1 प्लस Z2 एक सम्मिश्र संख्या होगी। तो दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। यदि किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए जो उनका योग होगा Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 जो बराबर होंगे, इनका मान बराबर ही होगा। और तीसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्या माना Z1 Z2 तथा Z3 के लिए होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इन दोनों का मान इक्वली होगा। चौथा नियम है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व।
सम्मिश्र संख्या 0 प्लस आई जीरो के लिए योगात्मक तत्समक शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जिसको मतलब सम्मिश्र संख्या को ऐसे मान से जोड़ना पड़ता है कि वही सम्मिश्र संख्या आती है। जैसे z को हम +1 से करेंगे तो वही सम्मिश्र संख्या आएगी। इसके बाद है योगात्मक तत्समक का प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के लिए हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त -a प्लस आई माइनस बी प्राप्त होती है, जो कि योगात्मक तत्समक प्रतिलोम का z का ऋण कहलाता है। हमें प्रक्षिप्त करते हैं कि z प्लस माइनस ब्रैकेट में z बराबर 0 जो एक योगात्मक तत्समक कहलाएगा। इसके बाद है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। इसमें सर्वप्रथम नियम है संवरक नियम। ये भी सेम ही है जैसे सम्मिश्र संख्याओं का योग और सम्मिश्र संख्याओं का गुणन है, बस इसमें गुणा होगी और जो सम्मिश्र संख्याओं के योग में होंगे उसमें प्लस होंगे। ये पहला नियम है इसमें संवरक नियम, जिसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या ही होगी तथा z1 तथा z2 के लिए z2 प्लस z1 जिसमें जो मान होगा वो सेम ही होगा। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, जिसमें क्रम विनिमय नियम में जैसे दो सम्मिश्र संख्याओं z1 तथा z2 के लिए जो इसके लिए z1 z2 बराबर z2 प्लस z1, जिसमें मान मतलब इक्वल ही होगा इन दोनों का। इसके बाद तीसरा नियम है साहचर्य नियम। किन्हीं जो जैसे माना तीन सम्मिश्र संख्याएं z1 तथा z2 तथा z3 के लिए होगा, उसमें इसका जो वो होगा तो वो होगा z1 इंटू z2 ब्रैकेट में होगा z1 तथा z2 इंटू z3 होगा, और जो z1 इंटू z2 इंटू z3 जो इन दोनों का मान होगा वो सेम, इन दोनों में जो मान होगा वो सेम ही होगा। उसके बाद है गुणात्मक तत्समक। चौथा नियम है गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसमें सम्मिश्र संख्या 1 प्लस I0 के लिए गुणात्मक तत्समक का एकल या इसको एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। जिसके लिए प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर z I बराबर z भी कहते हैं। इसके बाद है पांचवा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रत्येक जो शून्यतर सम्मिश्र संख्या होगी z बराबर a प्लस आई के लिए a बराबर 0 तथा b बराबर 0 में हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो z1 इंटू z2 अपॉन z बराबर 1 जो हमें गुणात्मक जो प्राप्त होगा वो होगा गुणात्मक तत्समक। इसके बाद इसमें छठवां नियम है बटन नियम। बटन नियम में जैसे माना तीन सम्मिश्र संख्या है z1 z2 तथा z3 के लिए हमारे फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 के लिए इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3। इसमें जो मान होगा वो सेम ही होगा दोनों में। दूसरा नियम है हमारा जो उसका दूसरा पार्ट है बी पार्ट, z1 प्लस z2 इंटू z3 के लिए होगा z1 बराबर z3 प्लस z2 प्लस z3। किसी ने कुछ नहीं पूछा ना भाई? तुमने सलाह कर रखी है सब ना कि किसी से कुछ ना पूछा जाए। तो हम आज एक टॉपिक पढ़ते हैं अगर कुछ चलना चाहे ऐसे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याओं में पहले हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, फिर सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। इसमें हम सम्मिश्र संख्याओं के चार नियम पढ़ेंगे। पहला दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दूसरा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, तीसरा दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, चौथा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो पहले हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या की परिभाषा। तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के योग से बनता है जैसे
इसमें हम उदाहरण लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसमें a वास्तविक भाग है, इसे REZ से प्रदर्शित करते हैं, और b काल्पनिक भाग है, इसे IMZ से प्रदर्शित करते हैं, और i को आयोटा कहते हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5। इसमें 2 रियल पार्ट है और 5 इमेजिनरी पार्ट है। अब हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित पढ़ते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। इस दो सम्मिश्र संख्याओं के योग में हम दो सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं, z1 इक्वल टू a प्लस आई बी और z2 इक्वल टू z। इसमें हम वो सम्मिश्र संख्याओं के योग में दो उदाहरण लेते हैं। z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो हम z1 प्लस z2 का योग करेंगे तो हम वास्तविक भाग को एक तरफ और आयोटा तथा इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करेंगे। तो इसमें a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस डी करेंगे। इसमें हम अब इसके नियम सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है संवरक नियम। इसमें हम पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। जैसे z1 प्लस z2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं z1 प्लस z2 के लिए z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। अगर हम इन दोनों को योग करेंगे तो हमें एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। तीसरा हम पढ़ते हैं सहचर्य नियम। इसमें किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं z1 z2 तथा z3 के लिए z1 z2 तथा z3 के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं योगात्मक तत्समक नियम। सम्मिश्र संख्या 0 प्लस आयोटा 0 योगात्मक तत्समक तथा शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जिससे प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z1 प्लस z2 इक्वल टू z। अर्थात हम कोई ऐसा नंबर जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस करें तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे z प्लस 0 इक्वल टू z। अब हम पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z1 प्लस ib के लिए हमें सम्मिश्र संख्या z1 प्लस i माइनस b प्राप्त होती है। अर्थात एक ऐसा नंबर जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करें तो हमें उसका योग 0 प्राप्त हो। z प्लस इसका प्रतिलोम करें तो पहले z प्लस था, अब हम ब्रैकेट में z माइनस z लिखेंगे तो इसका योग 0 आएगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसमें हम दो सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। तो हम इनका जब अंतर करेंगे z1 माइनस z2 इक्वल टू, तो हम इसमें भी इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लेंगे और बीच में हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे और वो
रियल पार्ट को एक तरफ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के अंतर की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहला है संवरक नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर अब हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में हम Z1 इंटू Z2 इक्वल टू एक सम्मिश्र संख्या, इसमें हमें एक ही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी Z। अब हम इसके नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम में हम पढ़ेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे Z1 इंटू Z2 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेकंड हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। इसमें किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन Z1 और Z2 के लिए Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होता है। अर्थात अगर हम इनका गुणन करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। तीसरा हम पढ़ते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। इसमें हम पढ़ेंगे कोई ऐसा नंबर जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जैसे Z इंटू 1 इक्वल टू Z। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। इस गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व में हम पढ़ेंगे यदि ऐसा कोई नंबर जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। जैसे हम वो सम्मिश्र संख्या लेते हैं Z और इसे गुणा करेंगे तो योगात्मक तत्समक इसमें हम लेंगे 1 प्लस Z। तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1। अब इसके बाद इसकी बारी आती है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप हेलो डियर क्लासमेट्स, ऑनरेबल सब्जेक्ट टीचर सर। जैसे कि हम सभी को आज पता है, हम यहाँ पे सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर उसके पढ़ने जा रहे हैं। तो हम से शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। हम इसमें सबसे पहले इसका से दो पार्ट करेंगे अगर हम इसके नाम को, तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्या और दूसरा बचा द्विघात समीकरण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या Z इक्वल टू A प्लस आयोटा n के लिए A वास्तविक भाग कहलाता है और इसे REZ रेज द्वारा निरूपित किया जाता है तथा B इसका काल्पनिक भाग है तथा IMZ द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि Z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5 तथा तब REZ इक्वल टू 2 और IMZ इक्वल टू 5 दो सम्मिश्र संख्या Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B तथा Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D समान होगा यदि AC इक्वल टू C और B इक्वल टू D होगा। उदाहरण के लिए इनके कुछ उदाहरण है 2 प्लस आयोटा 3 इन ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा √3 4 प्लस आयोटा इन ब्रैकेट -1 अपॉन 11 सम्मिश्र संख्याओं के ये कुछ उदाहरण है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे सर्वप्रथम है नंबर 1 रूल्स मिलता है संवरक नियम। इसमें है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात सारी सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 एक सम्मिश्र संख्या होती है। और सेकंड वाले नियम पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आता है क्रम विनिमय संख्या। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। और इसका थर्ड लॉ आता है सहचर्य नियम। इसमें यह है कि किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 तथा Z3 के लिए इन ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस इन ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 होगा। और इसमें हमारा
फोर्थ नियम आता है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसमें यह है कि समिश्र संख्या 0 + i 0 योगात्मक तत्समक अथवा शून्य समिश्र संख्याएं कहलाती है, जिससे कि प्रत्येक समिश्र संख्या z + 0 = z होता है। और इसके बाद हमारा आता है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें हम यह जान के प्रत्येक समिश्र संख्या z = a + i b के लिए समिश्र संख्या -a + l इन ब्रैकेट b जिसे z द्वारा दर्शाया जाता है प्राप्त होती है, जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाता है। हम यह इससे जानते हैं कि z + इन ब्रैकेट z1 z + इन ब्रैकेट -z = 0 होगा, इसका योगात्मक तत्समक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं समिश्र संख्याओं का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट जो लॉस आता है वो है दो संवरा नियम। इसमें है कि दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल एक समिश्र संख्या होती है। सारी समिश्र संख्याओं z1 तथा z2 से ली गुणनफल z1 और z2 एक समिश्र संख्या होती है। और सेकंड इसमें है क्रम विनिमय नियम। इसमें यह कि किन्हीं तीन समिश्र संख्याओं z1 तथा z2 के लिए z1 z2 = z2 z1 होता है। इसमें हम थर्ड वाले नियम पे पहुंचते हैं तो साहचर्य नियम है। इसमें हम यह जानेंगे कि किन्हीं तीन समिश्र संख्याओं z1 z2 तथा z3 के लिए z1 इन ब्रैकेट z1 z2 ब्रैकेट क्लोज z3 = z1 इन ब्रैकेट z2 z3 ब्रैकेट क्लोज होगा। इसमें फोर्थ जो नियम आता है वो है गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसमें समिश्र संख्या 1 + i 0 गुणात्मक तत्समक अथवा एकल समिश्र संख्या कहलाती है, जिससे कि प्रत्येक समिश्र संख्या z के लिए z होती है। इसमें हमारा जो पांचवा वाला नियम है वो है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। पर इसमें यह है कि प्रत्येक शून्योत्तर समिश्र संख्या z = a + इन ब्रैकेट a = 0 b = 0 में me के लिए हमें समिश्र संख्या ... प्राप्त होती है, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, जिससे कि z 1/z = 1 प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा अलग सा एक नियम आता है, इसमें है बंटम नियम। इसमें यह है कि किन्हीं तीन समिश्र संख्याओं z1 z2 z3 के लिए a आएगा। इसमें z1 इन ब्रैकेट z2 + z3 = z1 z2 + z1 z3 आएगा। इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें आएगा z1 + z2 और z3 = z1 z3 + z2 z3।